प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी अर्थशास्त्र की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र का अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह का भाग 1 आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चों, अध्ययन का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार की है कि आंकड़ा संग्रह का अर्थ और उद्देश्य आप समझ सकेंगे, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के बीच अंतर कर सकें, आंकड़ा संग्रह की विधि समझ सकें, जनगणना एवं प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बीच अंतर कर सकें, प्रतिचयन की प्रविधि से परिचित हो सकें और द्वितीयक आंकड़ों की कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में आप जान सकेंगे। इस अध्ययन का यह उद्देश्य है। चर्चा के बिंदु में आज पूर्वावलोकन के साथ शुरुआत करेंगे। सांख्यिकी अनुसंधान क्या है पर चर्चा करेंगे। आंकड़ों के स्रोत जो प्राथमिक और द्वितीयक हैं इन पर हम चर्चा करेंगे और आंकड़े कैसे संग्रहित किए जाते हैं इस पर चर्चा किया जाएगा और तब गृह कार्य आपके लिए दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस अध्याय को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। दूसरे भाग का संक्षिप्त परिचय करा दें। दूसरा भाग है जिसमें पूर्वावलोकन के साथ शुरू होगा और प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधियां आप पढ़ेंगे। दूसरे भाग में जनगणना प्रतिदर्श सर्वेक्षण पढ़ेंगे और प्रतिदर्श की विधियां पढ़ेंगे। इसी प्रकार तीसरे भाग में भी पूर्वावलोकन के साथ शुरू होगा। जनसंख्या तथा प्रतिदर्श पढ़ेंगे, दैव प्रतिचयन और अदैव प्रतिचयन के बारे में पढ़ेंगे और अंतिम भाग जो है वह पूर्वावलोकन के साथ प्रारंभ होते हुए प्रतिचयन एवं अप्रतिचयन की जो त्रुटियां हैं उसके बारे में जानेंगे। भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण अर्थात एनएसएस के बारे में आप जानेंगे और अंत में इस पूरे अध्याय का सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। पिछले अध्याय में आपने अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को समझा, अर्थशास्त्र का विभिन्न विषयों में क्या महत्व है और सांख्यिकी का क्या महत्व है अर्थशास्त्र में, आप लोग उस चीज से परिचित हो चुके हैं। आज प्रायः आपको ऐसे कथनों का सामना करना पड़ता है या आप देखते हैं कि अनेक उतार चढ़ावों के पश्चात खाद्यान्नों का उत्पादन 1970-71 में 10.8 करोड़ रुपया से बढ़ करके 78-79 में 13.2 करोड़ हो जाता है, किंतु सन 1979-80 में यह फिर से गिर करके 10.8 करोड़ टन हो जाता है। उसके बाद खाद्यान्नों का उत्पादन 2015-16 तक लगातार बढ़ करके 25.2 करोड़ टन हो गया और 2016-17 में यह 27.2 करोड़ टन का आंकड़ा छू लिया। ऐसे कथनों से आप परिचित होते हैं। प्यारे बच्चों, इन कथनों का महत्व क्या है और इन कथनों से, इन तथ्यों से, इन आंकड़ों से आप कैसे सूचना प्राप्त करेंगे, इसके संदर्भ में एक अन्वेषक या एक शोधकर्ता कैसे कार्य करता है, इसके क्रम में हम आपको बताने चल रहे हैं। और सबसे पहली चीज आपको मैं बता देना उचित समझता हूं कि सांख्यिकी अनुसंधान क्या है। ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, वह है सत्य, ज्ञान एवं सूचनाओं की खोज करना। सत्यता की खोज करना, आवश्यक जो आपके लिए
सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को खोज करना और नए ज्ञान को खोजना, यह अनुसंधान का अर्थ होता है। सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ क्या हुआ? तो सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ कि जब हम उसमें सांख्यिकी विधियों के द्वारा यही सत्यता का खोज करेंगे, यह ज्ञान का खोज करेंगे या सूचनाएं प्राप्त करेंगे, तो वो हमारा सांख्यिकी अनुसंधान कहलाएगा। प्यारे बच्चों, इस सांख्यिकी अनुसंधान को करने के लिए जो अन्वेषक होता है, जो खोजकर्ता होता है, उस खोजकर्ता के लिए जो आवश्यक लोग होते हैं, जो उसके सहकर्मी होते हैं, उन सहकर्मियों को किस शब्दों से परिभाषित किया जाता है, ये आपके लिए जानना उचित होगा। सबसे आवश्यक है कि सबसे पहले तो जो इन्वेस्टिगेटर है अर्थात अन्वेषक है, किसे कहते हैं? तो जो नए ज्ञान या नए तथ्य की खोज को निकला है, जो सूचनाओं को प्राप्त करने निकला है, वह अन्वेषक होता है। परिगणक या गणनाकार कौन होता है? वह अन्वेषक किसी ऐसे व्यक्ति से सूचना प्राप्त करना चाहता है या जिसको वह अपना माध्यम बनाया है तथ्यों आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, वह उसके लिए परिगणक या गणनाकार अर्थात इन्यूमरेटर होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वह है सूचक अथवा उत्तरदाता। अर्थात जब परिगणक या जो गणनाकार है, जब वह जिससे सूचना लेने जाता है, वह सूचना देने वाला अर्थात हम इसको उत्तरदाता भी कह सकते हैं। उत्तरदाता भी उत्तरदाता कहलाता है। तो इस तरह से जो अन्वेषक के लिए या उसके लिए जो गणना करेगा उसके लिए, और जो उत्तर देता है, जो सूचक होता है, जो सूचना देता है, वह तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपके लिए इन शब्दों का जानना आवश्यक है क्योंकि ये बार बार आपके सामने आएंगे। अब आइए प्यारे बच्चों, जो हमने आंकड़े आपके सामने पहले एक वाक्यों में प्रस्तुत किया था, उनको जब हम इस प्रकार के कॉलम में रखते हैं तो ऐसे आपको दिखाई देंगे। यह भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन जो मिलियन टन में है, इस प्रकार से प्रदर्शित है। 1970-71 में 108 मिलियन टन, 78-79 में 132 मिलियन टन, 90-91 में 176 मिलियन टन, 97-98 में 194 मिलियन टन, और इस तरह से 2016-17 में 272 मिलियन टन हुआ। ये आंकड़े प्रदर्शित हुए हैं। इन आंकड़ों को देखने के पश्चात आप यह एक अनुमान लगाएंगे कि प्रत्येक वर्ष आंकड़ों में क्रमशः 108 से 132 अर्थात बढ़ गया है, 176 ये भी बढ़ा है, 194 ये भी बढ़ा है, और क्रमशः 212 हुआ है, 252 हुआ है और 272 हुआ है। कोई आंकड़ा स्थिर नहीं है, अर्थात इसमें आप परिवर्तन देखते हैं। ये परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तनशील हैं तो इन मदों को हम चर कहते हैं। मद या चर कहा जाता है। सांख्यिकी की भाषा में हम इन्हें मद या चर कहते हैं, जिसे x या y से या z से आप संकेत दे सकते हैं अपने को समझने के लिए। जब भी x और y z अगर आता है तो आप समझिए कि ये मद या चर हैं, जिन्हें संकेतन के रूप में x y z a b c d जो कुछ भी आप चाहें वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से
x तथा y चरों की जो संख्याएं हैं उन्हें ही हम डाटा यानी आंकड़ा कहते हैं, और ये आंकड़े आपके सांख्यिकी अनुसंधान के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जो सूचना या जो तथ्य या जो ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको समझने के लिए या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। अब ये आंकड़े आएंगे कहां से, प्राप्त कहां से होंगे, अर्थात इनके स्रोत क्या हैं, कहां से प्राप्त होंगे, यह हम देखने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, सांख्यिकी में सर्वप्रथम विभिन्न स्रोतों द्वारा आंकड़ों का संकलन करना होता है। आंकड़ों के स्रोत निश्चित करने से पूर्व अन्वेषण का उद्देश्य निर्धारित करना तथा योजना बनाना अत्यंत ही आवश्यक है। प्यारे बच्चों, अगर एक अन्वेषक अपना उद्देश्य निर्धारित नहीं करेगा, योजना नहीं बनाएगा, तो शायद वह जिस तथ्य को, जिस ज्ञान को, जिस सूचना को प्राप्त करना चाहता है वह नहीं कर पाएगा और इधर उधर भटक सकता है। इसलिए अगर वो अपना एक निर्धारित उद्देश्य नहीं तय करेगा, योजना नहीं बनाएगा, तो वह आंकड़ों को न संकलित कर पाएगा और न ही उनसे सूचना एकत्रित कर पाएगा। अतः यह आवश्यक है कि वह उद्देश्य निर्धारित कर ले और योजना बना ले। आंकड़ों के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक स्रोत होता है और दूसरा बाह्य स्रोत होता है। प्यारे बच्चों, आंतरिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो अन्वेषक के पूर्णतः नियंत्रण में होते हैं। अर्थात एक कंपनी का अगर अन्वेषक के द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है, शोध किया जा रहा है, तो जो संबंधित सूचनाएं हैं उस कंपनी के अंतर्गत जो प्राप्त होती हैं, जैसे अगर वो लागत के बारे में जानना चाहता है, कितना बिक्री हुआ उसके बारे में जानना चाहता है, कितना क्रय हुआ उसके बारे में जानना चाहता है, तो वह उसके लिए आंतरिक स्रोत होगा। लेकिन बाहरी स्रोत जो उसके नियंत्रण में नहीं होता है, वो किसी दूसरे पर उसे निर्भर होना पड़ता है, वह उस निर्भरता के कारण जो उसके नियंत्रण में नहीं है वह बाहरी पक्ष होता है। इसलिए उन आंकड़ों के स्रोतों को बाह्य स्रोत में रखा जाता है। प्यारे बच्चों, ये बाह्य स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्यारे बच्चों, प्राथमिक स्रोत अर्थात जब कोई अन्वेषक पहली बार अपने उद्देश्य या अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए या अपने सत्य को जानने के लिए सूचनाओं को एकत्रित करता है, ऐसे सूचनाओं या ऐसे आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं और ये प्राथमिक स्रोत कहे जाते हैं जिनसे हमें ये प्राप्त हुए। जबकि द्वितीयक स्रोत वो स्रोत होता है जो किसी दूसरे या तीसरे पक्षकार के द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलेक्ट किया गया था, संग्रहित किया गया था, और अब हम जैसे अन्वेषक उसको हम ले करके और अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उपयोग में ला रहे हैं, तो वो आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं और द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किए गए होते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा एक उदाहरण है। भारत की सरकार जो है वह जनगणना कराती है, प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। 2011 में हुआ, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना काल के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया, जो आगे होगा। यह जनगणना भारत सरकार के लिए जब वह अपने गणनाकारों से, अन्वेषक हो गई भारत सरकार, अपने गणनाकारों से सूचना एकत्रित करवाती है, तो भारत सरकार के लिए यह जो जनगणना होगा वह प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तत्पश्चात जब विभिन्न
संस्थाओं द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा उन आंकड़ों का प्रयोग अपने लिए जब किया जाएगा तो उनके लिए वही जनगणना द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब आइए, प्रश्न उठता है कि आंकड़ों को संग्रहित कैसे करें। क्या आप जानते हैं कि कोई भी विनिर्माता अपने किसी उत्पाद के संबंध में या कोई राजनीतिक पार्टी अपने किसी उम्मीदवार विशेष के संबंध में निर्णय कैसे करती है? वे उत्पाद विशेष या उम्मीदवार विशेष के बारे में जन समुदाय से प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण कराती है। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि आंकड़ों को संग्रहित करना होता है, और सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है। प्रश्न उठता है कि जब हम विभिन्न व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित करने जा रहे हैं अर्थात सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को कुछ सावधानियों को बरतना होगा जिससे कि आप सही आंकड़े प्राप्त कर सकें और आपका उद्देश्य पूर्ति हो सके। ये सही आंकड़े कैसे प्राप्त होंगे, तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है? सबसे पहला कि प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची जो सबसे प्रचलित विधा है सर्वेक्षण का, तथ्यों आंकड़ों को प्राप्त करने का, इसको हमें जानना आवश्यक है। प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची तैयार करने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहला है, प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपका जो गणनाकार सूचक के पास पहुंचेगा तो प्रश्न की लंबी फहरिस्त नहीं होनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या ऐसा हो कि बड़े आसानी से जो सूचक है वह उन प्रश्नों का जवाब दे सके। प्रश्नावली समझने में आसान होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली ऐसा होना चाहिए कि सूचक आसानी से उसको समझ ले, अर्थात भाषा की भी दिक्कत उसके सामने आ सकती है, तो आप ऐसे प्रश्न भाषा में शब्दों को ऐसे आप डालें जिससे कि वह आसानी से समझ सके और उत्तर देने में उसे किसी प्रकार का कोई हिचकिचाहट न हो। तीसरा, प्रश्न ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाने चाहिए कि उत्तर देने वाला व्यक्ति आराम से उत्तर दे सके, अर्थात आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि एक प्रश्न का उत्तर दिया तो दूसरा उसको देने के लिए वो स्वयं प्रेरित हो जाए, फिर तीसरा देने के लिए प्रेरित हो जाए। ऐसे प्रश्नों को आपको संकलित करना पड़ेगा, क्रम देना पड़ता है, जिससे कि वह आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी कठिनाई के उत्तर दे सके। प्रश्नावली की शुरुआत सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर और विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। प्यारे बच्चों, यह जो तथ्य है यह बताता है कि जब आप सूचक के सामने आसान प्रश्न रखेंगे तो वह उत्तर आसानी से दे सकेगा। उसके बाद क्लिष्ट प्रश्न रखिए। जैसे अगर ये कहा जाए कि आपके ऊपर बिजली का भार और बढ़ा दिया जा रहा है, उसके बाद एक प्रश्न कि आपके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नियमित ढंग से हो रही है, तो ये गलत सीक्वेंस हुआ। पहले क्या होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नियमित हो रही है, उसके बाद तब आप क्वेश्चन रखिए कि आपका बिजली का जो प्रभार है उसमें वृद्धि किया जाए अथवा नहीं किया जाए। ऐसे प्रश्न जब आप रखेंगे तो वह आरंभ से प्रश्न सामान्य से आरंभ होकर के और विशिष्ट की ओर बढ़ेगा और वह उसकी रुचि पैदा करेगा और उत्तर आसानी से दे सकता है। प्रश्न यथा तथ्य एवं स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि वह उस प्रश्न को लेकर के उलझन में न पड़े और वह स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न अनेकार्थक या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि जिससे कि उससे अनेक अर्थ निकलता है।
ठीक है। अगर अनेक अर्थ निकलेगा तो वह स्पष्ट उत्तर देने में कोताही करेगा और वह उत्तर नहीं दे पाएगा। प्रश्न दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए, अर्थात क्या आप नहीं, ये दोहरी नकारात्मक वाला प्रश्न है। क्या आप नहीं चाहते, ये क्या आप नहीं चाहते कि धूम्रपान पर निषेध किया जाना चाहिए, यह गलत होगा। यह कहना चाहिए कि क्या आप चाहते हैं कि धूम्रपान पर निषेध किया जाए, यह प्रश्न सही प्रश्न होगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोहरी नकारात्मक वाले नहीं होने चाहिए। प्रश्न संकेतक प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें वह जो है संकेत जुड़ा हुआ हो, अर्थात क्या आप इस स्वादिष्ट चाय को पसंद करते हैं, और एक वही कर प्रश्न किया जाए कि क्या आप इस चाय को पसंद करते हैं, तो यह क्लियर हो जाता है। और क्या आप इस चाय को पसंद करते हैं, यह उचित प्रश्न होगा। प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा होना चाहिए। जैसे आप कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, व्यवसाय करेंगे, यह उत्तर के विकल्प का संकेत मिल जा रहा है। आपको यह कहना चाहिए, आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि आप पढ़ाई के पश्चात, कॉलेज जीवन के पश्चात क्या करना चाहेंगे, यह ज़्यादा उचित प्रश्न होगा। तो ऐसे प्रश्नावली जब आप तैयार करेंगे, अनुसूची जब तैयार करेंगे, या साक्षात्कार की जो अनुसूची होगी जब आप उसको तैयार करेंगे, तो इन बातों को ध्यान में रख करके ही आपको प्रश्न देने हैं, जिससे कि एक उत्तरदाता आपके प्रश्न का स्पष्ट और सही जानकारी दे सके। प्यारे बच्चों, यहाँ उचित हमने समझा कि साक्षात्कार के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका प्रकार आपको जानना जरूरी होता है। ये 4 प्रकार के प्रश्न आप अपने साक्षात्कार अनुसूची में शामिल कर सकते हैं, जिसमें पहला है परिमोत्तर या संरचित प्रश्न, दूसरा है मुक्तोत्तर या असंरचित प्रश्न, तीसरा द्विविध प्रश्न और चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न। इन सारे बच्चों को आप अपने प्रश्नावली में रख सकते हैं। परिमोत्तर प्रश्न क्या होते हैं? वह जिसमें उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए जो विकल्प हैं उन्हें सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, अर्थात वह बहुत अधिक सोच नहीं पाता है, उसके सामने विकल्प रहते हैं और वह उनमें से चयन कर लेता है, तो बड़े आसानी से वह उत्तर दे लेता है। उसको हम संरचित प्रश्न कहते हैं। मुक्तोत्तर या असंरचित प्रश्न, ये वह प्रश्न होता है जो उत्तरदाता को मुक्त करता है, बहुत ज़्यादा सोचने पर भी, या उसके पूरे उससे संबंधित समस्याओं का जो भी हल है उसके सामने आता है और उसमें से वह बेहतर उत्तर दे पाता है, और यह सबसे अच्छा माना जाता है मुक्तोत्तर प्रश्न। जैसे वैश्वीकरण के संदर्भ में आपका क्या विचार है, यह एक मुक्तोत्तर प्रश्न है, और यह प्रश्न भी आपके प्रश्नावली में होते हैं। द्विविध प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में देना होता है। ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में देना होता है, ये द्विविध प्रश्न कहलाते हैं। आपके प्रश्नावली में बहुविकल्पीय प्रश्न भी होते हैं, और ये विकल्पीय प्रश्न जिसका आप उपयोग करते आते हैं, जिसमें विकल्प 2 या 2 से अधिक होते हैं, 4 होते हैं, 5 भी होते हैं। ऐसे प्रश्नों का संकलन बहुविकल्पीय प्रश्न कहलाता है। प्यारे बच्चों, इस भाग के समाप्ति के पश्चात हम आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य दे रहे हैं, जिसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। सांख्यिकी अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इस वीडियो लेक्चर में दिया गया है, किताबों में भी है
आप इसका उत्तर अपने अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखेंगे। और दूसरा, आंकड़ों के स्रोतों का वर्णन आपको करना है, अर्थात जो आंतरिक और बाह्य जो दोनों स्रोत बताए गए हैं उनका वर्णन आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।